बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मौजूद हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया था रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के सिलसिले में। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ मैयर कर सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि ऑल मैयरेबल जो क्वांटिटीज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड दी फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्दर हमने उसको डिवाइड किया था बेस क्वांटिटीज़ में एंड डिराइव क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटीज़ क्या थी? जो कि सारी क्वांटिटीज़ को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। वो 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ थी। और इनके अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या थी? डिराइव क्वांटिटीज़। और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी थी? जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। क्लियर? और ये जो है बेस ही कर रही होती हैं बेस क्वांटिटी के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आप कोड कर सकते हो, जिसमें एटलीस्ट जो है हमने वहाँ पे 5 to 7 जो है वो एग्जांपल्स भी बताई थी, जिसमें हमने बात की एरिया की, वॉल्यूम की, वर्क, एनर्जी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, वेट। ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ थी? दैट आर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आज हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अच्छा बेटा, अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। कुछ क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो वो कम्प्लीटली जो है हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसमें हमें फर्दर और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 by 1 वेक्टर क्वांटिटीज़ की और फिर स्केलर क्वांटिटीज़ की। तब भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पे हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू with appropriate unit, with appropriate SI unit। तो ये कहलाती है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर बात की थी फिजिकल क्वांटिटी टाइम की। ओके, टाइम कितना है जी? अभी मैंने कहा 40 मिनट। ठीक है, इसमें 40 क्या हुई? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मिनट क्या हो गया? उसकी यूनिट हो गई। मैं बात कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है जी 20 न्यूटन। अब ये जो 20 है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये न्यूटन क्या है? उसकी यूनिट है। अब अगर मैं बात करती हूँ बेटा टेम्परेचर की, एक और फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर की बात करती हूँ कि आज लाहौर का टेम्परेचर है जी 45 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 45 है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इसका क्या है? यूनिट है। ठीक है, अब हम एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है प्रेशर मेरे पास है 250 पास्कल। 250 क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू, और पास्कल क्या है? इसका यूनिट प्रेशर का। वर्क की बात करती हूँ। वर्क है मेरे पास 200 जॉल। अब ये 200 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जे जॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, तो ये यूनिट है। ठीक है, इसको कम्प्लीटली हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, और क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? यूनिट रिक्वायर्ड होती है। तो इन दैट केस बेटा हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, या उसको बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। यूँ समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कहलाती हैं कौन सी क्वांटिटीज़? दैट आर दी स्केलर क्वांटिटीज़।
अब उसको शॉर्टकट कीज में अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज, तो हम कहते हैं सच फिजिकल क्वांटिटीज, such physical quantities that required only magnitude for their complete description. For their complete description. For example, मेरे पास है जी फिजिकल क्वांटिटी टाइम। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बोला 10 सेकंड गुजर गए हैं, ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें हमें डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है। तो तब हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैस की। एक ऑब्जेक्ट का मैस है 10 kg, तो यहाँ भी मैस को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, दैट इज़ दी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह टेम्परेचर है। टेम्परेचर मैंने बोला 40 डिग्री सेल्सियस, 122 केल्विन। केल्विन भी यूनिट टेम्परेचर का होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन ऐसे यूनिट केल्विन होता है। तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, दैट इज़ दी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, या हम लेंथ की बात करते हैं। लेंथ को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लेंथ बोली 2 मीटर, तो 2 मीटर जो है वो एक लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है। लेंथ को भी कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड मीन सम न्यूमेरिकल वैल्यू विद अप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ न्यूमेरिकल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड दी स्केलर क्वांटिटीज़। लेकिन बेटा कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशेंट नहीं है। उनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं रिक्वायर्ड होती, बल्कि उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपसे कोई भी जो है आपसे पूछे कि यहाँ से जो है वो किसी भी जगह का, फॉर एग्जांपल जौहर टाउन का पूछा जाता है, यहाँ से जौहर टाउन जो है वो किस साइड पे है। आप ये तो नहीं बोल दोगे यहाँ से 2 किलोमीटर है, क्लियर। आप उसको डायरेक्शन भी बताओगे, क्या वो टूवर्ड्स ईस्ट है या क्या वो टूवर्ड्स नॉर्थ है, इस जगह से, इस लोकेशन से। तो जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे तो तब तक वो पर्सन वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। यानी अगर आप सिंपल बोल देते हो कि आपने लाहौर से कराची जाना है तो इसका इतना डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप उस पर्सन को नहीं बोलोगे कि आपने टूवर्ड्स वेस्ट जाना है या टूवर्ड्स नॉर्थ जाना है या टूवर्ड्स ईस्ट जाना है, जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे तो वो पर्सन कभी भी सही करेक्ट जगह पे नहीं पहुंच सकेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशेंट नहीं होती, बल्कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अच्छा, अब हम जब वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं बेटा, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज़ की, डायरेक्शन की भी। तो अब हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ की भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कि वेक्टर को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, स्केलर को एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड।
required only magnitude. मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और अप्रोप्रिएट यूनिट. एग्जाम्पल आपने अभी लिखी कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम. उसके साथ डिराइव क्वांटिटीज में भी कुछ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज. मैं प्रेशर की बात करती हूँ. प्रेशर भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट वो भी स्केलर क्वांटिटी है. और एग्जांपल आप दे सकते हो डिस्टेंस की, टाइम की. ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें सिर्फ रिक्वायर्ड होती है मैग्नीट्यूड. लेकिन बेटा जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनके लिए रिक्वायर्ड होती है that required magnitude as well as direction. Such physical quantities that required magnitude as well as direction for their complete description, such physical quantities are called the vector quantities या vectors उसको इन सिंपल बोला जाता है. एग्जाम्पल आप दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फोर्स. अच्छा फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है. इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक कार लेवल रोड पे है. इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है. यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मैंने इसको यहाँ तक लेके जाना है. अब इसमें पेट्रोल ख़त्म है तो ये खुद से नहीं जाएगी. ठीक है. अब मुझे यहाँ से किसी न किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा. मैंने 2 पर्सन्स को बुलाया और उनको कहा कि इस जो है गाड़ी को धक्का लगाएं. तो वो यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. तो यहाँ पंप है, पेट्रोल पंप है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक जाना है. इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँचेगी. अगर मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दूँ तो ये कभी भी इस पेट्रोल पंप तक नहीं पहुँचेगी गाड़ी. इसका मतलब क्या है कि हमें फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. अब ये 2 पर्सन जो है ये फोर्स लगाएंगे, दोनों फोर्स लगाएंगे एक डायरेक्शन में, तो ये पेट्रोल पंप तक ये गाड़ी चली जाएगी, उसमें पेट्रोल फिलअप हो जाएगा. तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई? दैट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी. इसी तरह हम बात करते हैं वेट की. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? ये मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट, इसका वेट हमेशा एक्ट होता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये हमारे पास भी कौन सी क्वांटिटी हुई? दैट इज़ दी वेक्टर क्वांटिटी. इसकी भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है वेक्टर वेट को एक्सप्रेस करने के लिए. ये भी क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है. इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है. टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. आप काफ़ी सारी एग्जांपल दे सकते हो. ये हमने फर्दर चैप्टर्स में भी इनकी डिटेल पढ़नी है. टॉर्क क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसके लिए अभी फ़िलहाल आपने जो है इनकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स के नेम लर्न कर लीजिए. फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा कि ऐसी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि इनको कम्प्लीटली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते ओनली फॉर मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल आपका स्कूल यहाँ पे है और आपका हाउस जो है वो यहाँ पे है. ठीक है. अब आपने हाउस से आना है टुवर्ड्स स्कूल. जब तक आपको यहाँ का प्रॉपर डिस्टेंस विद डायरेक्शन
नहीं पता होगी तो आप कभी भी अपने स्कूल नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और स्कूल की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तो तभी आप यहां तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वान्टिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वान्टिटीज़ बोलते हैं। जिसमें हमने फोर्स की एग्जाम्पल ली कि फोर्स कौन सी क्वान्टिटी है, दैट इज़ दी वेक्टर क्वान्टिटी। अच्छा बेटा, अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना, अब उसमें हमने अगर फोर्स की बात की है तो इसमें फोर्स समटाइम सेम डायरेक्शन में होती है और समटाइम फोर्स अप्लाई होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है, टेबल पे हम फोर्स लगा रही हैं 10 न्यूटन की। ये है 10 न्यूटन की फोर्स, ये भी कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स। अच्छा, ये जो हम टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इतनी फोर्स लगाएंगे तो ये टेबल इस डायरेक्शन में जो है मोशन में आ जाएगा, ड्रैग होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें इसी डायरेक्शन में क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, मोशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये नई पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी, टोटल फोर्स जो हम इस टेबल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, एक 10 न्यूटन की है, दूसरी भी कितनी है, 10 न्यूटन की। तो नेट फोर्स हम इसके ऊपर कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी टेबल में क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, मोशन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन की, तो फिर क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगाई जाती हैं तो फिर क्या होता है, अगर जो सेम फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट जो है वो समटाइम 0 हो जाता है। ये एक टेबल है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई F1 दैट इज 10 न्यूटन। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाई जा रही है F2, वो भी कितनी है, 10 न्यूटन। इस F1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, F2 जो है फोर्स 10 न्यूटन की इस डायरेक्शन में लगा रही है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ये टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, रेस्ट पे रहेगा, इसमें किसी किस्म की जो है वो मोशन क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्सेस होंगी ना, नेट फोर्स इस केस में क्या होगी, दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 कितनी है, 10 न्यूटन, F1 भी कितनी है, 10 न्यूटन। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसमें किसी किस्म की मोशन क्रिएट नहीं होती। हम अगर एग्जांपल लेते हैं बेटा एक टग ऑफ वार की, ठीक है, ये एक कंपटीशन है टग ऑफ वार का। इसमें इस साइड पे 4 पर्सन है, इस साइड पे भी 4 पर्सन है। सारे पर्सन्स इस रस्से को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इधर वाले पर्सन्स इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। यानी इधर वाले 4 पर्सन्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इधर वाले पर्सन्स जो हैं वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब जब तक इसमें से दोनों जो है टीम्स की फोर्स जो है वो सेम है और ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कोई भी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन कौन सी टीम जीतती है, जिसने फोर्स ज़्यादा लगाई वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टीम ने नेट फोर्स ज़्यादा लगा दी है, तो दूसरी टीम जो है उसने नेट फोर्स क्या लगाई, कम लगाई। तो यहाँ पे फिर वो मुकाबला जीत जाते हैं। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये था कि अगर तो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो वो एड अप होती हैं, अगर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो फिर वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ हमने बात की 2 फोर्सेस की, दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो क्या होगी, ऐड होगी। नेट फोर्स क्या हो जाएंगी, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी। यहाँ पे फोर्सेस की बात की है तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ हमने बात की है जब तक तो दोनों फोर्सेस सेम हैं, इक्वल हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कोई भी मुकाबला नहीं जीतेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एक टीम हैवी है, उसने ज़्यादा फोर्स लगा के दूसरी टीम की फोर्स को कम कर दिया, तो नेट फोर्स तब 0 नहीं होगी, तो फिर एक साइड की फोर्स ज़्यादा हो जाती है, एक साइड की फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो उसका डिफरेंस कोई ना कोई निकल आता है। तो इन दैट केस यहाँ पे हम कहते हैं कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज अप्लाई होती हैं तो यहाँ पे अगर तो सेम फोर्सेज हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट 0 होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन एक साइड एक टीम जो है ये इसकी फोर्स हो गई है 250 न्यूटन और इस टीम की फोर्स जो है वो सिर्फ 100 न्यूटन रही, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी,
F2 कितनी होगी हमारे पास 250 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन, ठीक है। तो ये 150 न्यूटन फोर्स जो है वो नेट फोर्स लगेगी, तो फिर एक टीम जीत जाएगी। अगर एक ने भी 250 न्यूटन लगाई, दूसरे ने भी 250 न्यूटन लगाई, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एक टीम ने फोर्स ज़्यादा लगा दी है, दूसरी ने कम लगा दी, तो फिर इसमें नेट फोर्स का इफेक्ट आता है, तो फिर वो टीम जीत जाती है जिसने फोर्स ज़्यादा लगाई होती है। ये था फोर्स का कॉन्सेप्ट कि फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये डायरेक्शन हमें किसी भी जगह का मैप बताने के लिए, किसी भी जगह की लोकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी जो है मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस को जो है वो जज करने के लिए हमें हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मोबाइल में इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उस जगह की लोकेशन जो है वो हम बता सकते हैं कि ये सेल फ़ोन अब किस जगह पे है। तो वो ये सारा किस तरह होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट से उस पर्सन का या उस सेल फ़ोन का प्रॉपर जो है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है वो बता दी जाती है। तो फिर जो है वो हम मेजर कर लेते हैं कि अभी ये वाला सेल फ़ोन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये सारा कम्प्लीटली जो है वो कनेक्शन सैटेलाइट सिस्टम के साथ मौजूद होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या थी, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड की और किस चीज़ की, डायरेक्शन की। कि such physical quantities that require magnitude as well as direction, that quantities are called the vector quantities। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कैसे करना। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, representation of a vector quantity या वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके 2 मेथड्स होते हैं। एक कहलाती है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी इसकी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। या वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बेटा, हमारी बुक में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि कुछ स्केलर होती हैं, कुछ क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं। आप इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अभी तो प्रिंटिंग होती है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं कंप्यूटर में, हम इसको इन्हीं जो है बुक्स को राइट करने के लिए हम MS वर्ड यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हमने किसी भी लेटर को अंडरलाइन करना है या उसको बोल्ड करना है, काफ़ी ईजी होता है। लेकिन उससे थोड़ा पीछे चले जाएँ तो बहुत सारी बुक्स जो थी वो हैंड रिटन होती थी और लिखते हुए ना किसी भी लेटर को बोल्ड करना मुश्किल होता था, लेकिन उसके ऊपर एरो लगाना या उसके ऊपर बार लगाना क्या होता था, आसान होता था। तो फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को ना पुरानी बुक्स में जब आप देखोगे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आजकल जितनी बुक्स हैं तो वो वेलोसिटी को बोल्ड कर देते हैं। अगर तो वो बोल्ड लेटर होगा इसका मतलब है वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम सिंबॉलिकली या तो इसको बोल्ड करते हैं या इसके ऊपर पुरानी बुक्स देखोगे तो क्या होता है, एरो लगा होता है, या इसके ऊपर क्या होगा, बार होगा, ठीक है। या बोल्ड हो गया या क्या होगा, एरो लगा होगा या क्या होगा, बार होगा। अब मेजॉरिटी जितनी बुक्स हैं उसमें लेटर्स क्या होते हैं, बोल्ड होते हैं। जो वेक्टर्स होंगे वो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर तो आपको बुक में कोई बोल्ड लेटर नजर आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम और बात करते हैं फोर्स की। फोर्स को मैंने एक्सप्रेस करना है बुक में
तो इसको बोल्ड किया जाएगा, ठीक है। ये बोल्ड हुआ, इसका मतलब ये स्केलर नहीं, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप इसी फोर्स को पुरानी बुक्स में, पुराने नोट्स में किसी में देखोगे तो ये इन्होंने F लिखा होगा, इसके ऊपर एरो होगा, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। या कुछ बुक्स में इसको बार के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी बुक हैंड रिटन लिखते हैं तो उसमें एरो जो है वो पुट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू उसको बोल्ड करना। तो इस वजह से जितनी पुरानी बुक्स हैं उसमें आपको जो है वो एरो लगा हुआ नज़र आता है उसी वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर, या फिर बार लगी हुई नज़र आती है। तो हम सिम्बॉलिकली किसी भी वेक्टर को या तो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके ऊपर एक एरो पुट कर दिया जाता है, या समटाइम नीचे भी बार लगा दी जाती है, या ऊपर बार लगा दी जाती है। ये शो करता है ये कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज दी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, या बार से रिप्रेजेंट कर दिया, या एरो हेड लगा दिया। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना बेटा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के में हमें बताना पड़ता है कि हमने बुक के ऊपर या कॉपी के ऊपर इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो उसका एक प्रॉपर मेथड है। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल के साथ इसको समझिए बेटा। मैंने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब कितनी है फोर्स, 20 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो अब आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, आपने डायरेक्शंस बतानी है। डायरेक्शंस बताने के लिए बेटा ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ ये डायरेक्शन शो करती है ईस्ट को, ये डायरेक्शन शो करती है वेस्ट, ये डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ, और ये शो करेगी साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, वो उसने बताया कि 20 न्यूटन की फोर्स है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रही है, इसका मतलब यहाँ कहीं फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आपने इसको जब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, एक तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपने डायरेक्शंस दिखानी है। दूसरा स्टेप इसका ये होगा बेटा कि आपने 20 न्यूटन की फोर्स के लिए एक स्केल लेना है, यानी अगले स्टेप में आपने क्या लेना है, एक स्केल लेना है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्केल, सूटेबल स्केल। और सूटेबल स्केल क्या होगा, इजी स्केल। 20 न्यूटन की फोर्स है तो आप लिख दो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इजी स्केल, सबसे इजीएस्ट स्केल 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 2 सेंटीमीटर। तो फिर आप क्या करो, थर्ड स्टेप में हमने उस वेक्टर को ड्रॉ करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल। ओके, पहला स्टेप क्या था, डायरेक्शंस बता दी। दूसरे स्टेप में हमने क्या लिया, सूटेबल स्केल। और थर्ड स्टेप में हमने क्या ड्रॉ कर देना, वेक्टर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द स्केल। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी थी, 20 न्यूटन। कितनी मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो अब आपने, ये है नॉर्थ, एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नॉर्थ, और ई से रिप्रेजेंट कर दिया है ईस्ट। अब यहाँ पे मैंने, ये ओरिजिन है ओ, यहाँ से मैंने स्केल रख के 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी। कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी, 2 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जहाँ इसकी एंडिंग होगी वहाँ मैंने एरो लगा देना। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने जहाँ 2 सेंटीमीटर एंड होता है मैंने यहाँ क्या पुट कर देना है, एरो पुट करना है। ये जो 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। और ये फोर्स कितने न्यूटन की है, 20 न्यूटन की। और ये एरो शो करता है, एरो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, डायरेक्शन को। ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और ये एरो जो है बेटा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को।
ये लेंथ शो करेगी मैग्नीट्यूड को और ये एरो किस चीज़ को शो करेगा, डायरेक्शन को शो कर देगा। तो यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। और इस तरह हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वेक्टर हो, एक से ज़्यादा वेक्टर्स हों, उसको भी ड्रॉ करने के मेथड्स होती हैं, ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो यहाँ फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, फिर हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी थी, दैट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है। इनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एग्जांपल मैंने भी रेज कर दी हैं। कौन कौन सी एग्जांपल मैंने लिखी थी, फोर्स, वेट, उसके बाद मैंने मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी कौन सी क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, बिकॉज दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके बाद हमने बात की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टू मेथड्स हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके ऊपर एरो पुट कर दिया जाता है, या उसके ऊपर बार पुट कर दी जाती है। दिस इज द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। जब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकली उसको ड्रॉ किया जाता है बाकायदा अकॉर्डिंग टू द स्केल। इसके मैंने अभी स्टेप्स लिखे हैं बेटा, कि अगर हमें उसने कहा कि 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो फिर हमारा पहला स्टेप क्या होगा, आपने डायरेक्शंस बतानी है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उसके अगले स्टेप में हमने लेना होता है सूटेबल स्केल। उससे अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, ड्रॉ दी वेक्टर अकॉर्डिंग टू दी स्केल, ड्रॉ दी वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल, ठीक है। अब हमने ड्रॉ कैसे किया, हमने ये डायरेक्शंस लाइन ड्रॉ की ईस्ट एंड नॉर्थ। यहाँ ओरिजिन से हमने 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द स्केल 20 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। और इसके एंड पे हमने लगाना है एरो, एरो शो करेगा डायरेक्शन को, और जो लेंथ है वो किस चीज़ को शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। तो ये थी, दैट इज दी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास, यानी वेक्टर से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल है बुक पे, मैं वो सॉल्व करती हूँ। आपको ये स्टेप समझ आ गए हैं तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। वेक्टर से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है। स्टेप मैं फिर रिपीट कर देती हूँ बेटा। डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है स्केल चूज़ करना पड़ता है, ईजीएस्ट स्केल चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने वेक्टर को क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है, ठीक है। ये है मेरे पास 2.1 एग्जाम्पल बुक पे। वो कहता है 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर, कितनी फोर्स लगा रहा है वो, 80 न्यूटन। एग्जाम्पल 2.1। अच्छा, वो कहता है रिप्रेजेंट ए फोर्स, represent a force of 80 न्यूटन एंड शो करता है इसकी यूनिट को, दैट इज ए न्यूटन, एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है। अच्छा, अब जो है स्टेप्स वही हैं बेटा, डायरेक्शन उसने बता दी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैग्नीट्यूड कितनी है जी, 80 न्यूटन। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, डायरेक्शन लाइन, डायरेक्शन लाइंस। और ये डायरेक्शन लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है, आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन शो करती हैं ईस्ट वेस्ट को, एंड वर्टिकल लाइन नॉर्थ एंड साउथ।
ओके, अब जो है हमारी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और 80 न्यूटन की फोर्स, ये मैंने डायरेक्शन लाइन ड्रॉ कर ली। सेकेंड स्टेप जो है स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने सूटेबल स्केल जो आपको इजी लगता है वो आप स्केल ले लीजिए। बुक पे उसने लिया है 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी जो बुक पे जो स्केल है वो थोड़ा सा मुश्किल स्केल है, मैं आपको इससे भी इजी स्केल आपको चूज करके बताती हूँ। बुक पे जो स्केल दिया है ना उसने बेटा, वो लिया उसने 20 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 40 न्यूटन क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और 60 न्यूटन क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, एंड 80 न्यूटन क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बुक वाला स्केल है। इससे भी ईजीएस्ट स्केल मैं चूज कर रही हूँ, सूटेबल स्केल मैं ले रही हूँ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मैंने जाना 80 न्यूटन तक, तो इजीली 80 न्यूटन आप कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो 8 सेंटीमीटर, इजी, सबसे इजी स्केल। ठीक है, तो 80 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो गया 8 सेंटीमीटर, ये मैंने इजीएस्ट स्केल चूज कर लिया। अब स्टेप 3 में आपने क्या कर देना है, वेक्टर ड्रॉ करना है। स्टेप 3 में आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे हम, हमारे पास है 80 न्यूटन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन लाइन नॉर्थ एंड ईस्ट, इधर वाली की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 लाइंस ड्रॉ कर दीजिए इस साइड पे। ये एन शो करेगा नॉर्थ को, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और ई शो करेगा ईस्ट को, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ओरिजिन है, यहाँ आपने स्केल रख के 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी। कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फिर आपने यहाँ एरो लगाना है। जहाँ 8 सेंटीमीटर ख़त्म होगा ना वहीं पे आपने क्या चीज़ लगा देनी है, एरो। ये मैंने एरो कलर डिफरेंट कर दिया ताकि आपको नजर आए। ये मस्ट है, एरो मस्ट है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप एरो नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये 8 सेंटीमीटर का मतलब ये फोर्स अप्लाई हो रही है कितने न्यूटन की, 80 न्यूटन की। क्यों, क्योंकि हमने 8 सेंटीमीटर को इक्विवेलेंट लिया है 80 न्यूटन के। तो यहाँ पे ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर जो है जिसकी लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। 8 सेंटीमीटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। तो ये हमने 80 न्यूटन की फोर्स को ग्राफिकली एक पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है कि 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। अगर वो आपको इसके साथ एंगल भी बता दे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वो इतने एंगल पे अप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ एंगल भी प्रोटेक्टर से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम फर्दर एग्जाम्पल्स में करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्शंस लाइन को ड्रॉ किया, अगले स्टेप में हमने क्या किया, स्केल डिफाइन किया है, ईजीएस्ट स्केल, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, उसको ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू स्केल। और उसके बाद हमने आखिर में रिजल्ट को बता देना है कि लेंथ ऑफ दिस लाइन शो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and arrow show the direction of the force in which direction the force is apply। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 that relate to the vector quantities, how we can represent a vector graphically। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।